हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा था, तो यहाँ पर आज था 4 अक्टूबर और यहाँ पर 4 अक्टूबर का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। 4 से 6 में आपका थर्ड शिफ्ट में था 4 अक्टूबर वाला। तो जो भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिला है जीके जीएस से रिलेटेड, यहाँ पर सबका एनालिसिस ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं कि थर्ड शिफ्ट में आज के सीपीओ एसआई के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का सारा पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है। इन दोनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ से जुड़ जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जिस तरह से कल आपका एक ये पूछा गया था कि जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका जो राइट आंसर था वो औरंगजेब हुआ था। उसी तरह यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से भी पूछ लिया गया है, वो मुग़ल साम्राज्य से क्वेश्चन था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका उत्तराधिकारी कौन था। देखिए मोहम्मद बिन अगर तुगलक की बात करें तो इसका संबंध तुगलक वंश से था, और तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में से एक वंश था। इस वंश की बात करें तो इसमें केवल 3 ही योग्य शासक हुए हैं तुगलक वंश के अंतर्गत, जिसमें एक तो गयासुद्दीन था, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक हुआ पहला। दूसरा जो था उसका पुत्र जो था मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, जिसका शासनकाल जो था 1325 से लेकर के 1351 तक चला। और फिर उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी पूछा हुआ था, तो फिरोज शाह जो तुगलक था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका उत्तराधिकारी बना, जिसका शासनकाल 1351 से 1387 तक रहा हुआ था। और सबसे अधिक जो नहरों का निर्माण था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें कि सबसे अधिक जो नहरों का निर्माण की बात कर लेंगे तो वो सारा कुछ फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इब्न बतूता था, ये यात्री जो विदेशी था, ये किसके शासनकाल में आया हुआ था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें आया था, और ये मोरक्को देश से संबंधित था, तो ये भी याद रखना है, मोरक्को का पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। देखिए समाज से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। एक तो आपका होता है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। 1875 एक याद रखना है, जो कि हुआ था 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1873 में जो था वो हुई थी यहाँ पर जो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1867 में जो हुई थी वो थी प्रार्थना समाज की स्थापना। तो ये 4 सभाएं मुख्यतः पूछी जाती हैं। तो प्रार्थना जो समाज था इसकी स्थापना 1867 यानी 1867 में हुई थी। आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी, और भी लोग इनसे संबंधित थे साथ में। और इस प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई हुई थी। और साथ साथ क्या था कि महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक जो सुधार थी उसकी गतिविधियों पर भी इसने ध्यान केंद्रित किया हुआ था। इसके साथ साथ अगर और बात करें तो प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख्य यहाँ पर पत्र जो था वो प्रकाशित किया गया था। तो सुबोध पत्रिका से भी रिलेटेड पूछ लेते हैं कि किस सभा में इसको प्रकाशित किया गया। और उसके साथ साथ वीरेश लिंगम पंतलु तेलुगु सुधारक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए मोस्टली जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40% जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन है यहाँ पर बात करें जीके जीएस के लिए तो 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के अंतर्गत, इसमें कि एसएससी सीएचएसएल 2022 और 23 शामिल है, एमटीएस 2022 और 23 शामिल है, और सीजीएल 2023, यानी कि ये कुल 5 एग्ज़ाम हैं जो कि एसएससी ने करवाए हैं 2023 के अंदर। तो सारे जितने भी इनके शिफ्टों में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी जीके जीएस क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के साथ में एक ई बुक तैयार कर दी गई है, जो कि किसी भी एसएससी एग्ज़ाम चाहे वो 2024 के जो भी एग्ज़ाम होने उनके लिए बेस्ट स्कोर होने वाली है। 40% जो है इन्हीं पीडीएफ से देखने को मिलता है, जो इसमें एक्सपेक्टेड फैक्ट बनाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के आधार पर बनाए गए हैं। तो इन पाँचों एग्ज़ाम की जो ई बुक है यानी कॉम्बो प्राइस है वो 75 है। ये मानिए कि एक एग्ज़ाम का जो है वो 15 रुपये का आपको पड़ेगा, 5 एग्ज़ाम का 75 का हो जाएगा। जो लोग नए हैं और लेना चाहते हैं तो उनको ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक में जो है वापस आ जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड पूछा था, डेट पूछ ली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये थी आपकी 1974 से लेकर के 1978 तक, यानी कि
1974 से लेकर के 1978 तक ये चली हुई थी, आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो उद्देश्य था, एक तो पहली चीज़ था इसका रोजगार देना उद्देश्य था, और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ का न्याय पर जोर दिया गया था। तो कई बार इस तरह से पूछते हैं कि जो गरीबी हटाओ का नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वो दिया गया था इसी योजना में। तो आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पहुंचा था। उसके साथ साथ अगर और बात कर लें यहाँ पर, तो जो आपका भारत सरकार की कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से लेकर के 17 तक चली है, यानी कि ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12 पंचवर्षीय योजना थी। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और पहली जो थी ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से लेकर के 1956 तक की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया था। तो ये यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे एल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मूला पूछा था कि जो एल्डिहाइड होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का जो सामान्यतः सूत्र होता है वो RCHO होता है, यानी कि एक समान सूत्र होता है एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह व कार्बन हाइड्रोजन से आबंधित रहता है, जबकि कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल समूह 2 कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है, और कार्बोनिल समूह में जो होता है वो कार्बन परमाणु sp² संकरित अवस्था में पाया जाता है। तो नॉर्मली इसका फॉर्मूला पूछा था तो कोई भी दिया होगा आपको कार्बन प्रतिबंध, तो उसमें CHO लास्ट में लगा होगा, जो कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला था। तो एल्डिहाइड से रिलेटेड यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसान ही क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से, कि एक ओवर में जो क्रिकेट का होता है उसमें कितनी बॉल होती हैं, यानी कि कितनी गेंदें फेंकी जाती हैं। तो वैसे अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, जब से कॉमन नियम इसमें बने तो 6 गेंदों का चलन रहा हुआ है, यानी कि एक ओवर में 6 बॉल फेंकी जाती हैं। बिल्कुल आसान सा। लेकिन अगर इससे पहले बात करें तो 1889 तक जो था इंग्लैंड में क्रिकेट खेला गया था, उसमें क्या था कि एक ओवर में 4 गेंदें डाली जाती थी। उसके बाद में क्या था कि 1899 यानी कि 1899 आया, तब इनकी संख्या 5 कर दी गई थी। 1889 तक बॉलों की संख्या 5 कर दी थी। 1889 तक जी ये खेलों की संख्या, जो बॉलों की संख्या थी वो 4 कर दी गई थी। लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे वर्तमान में पूछा तो 6 बॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे कौन सा पूछा गया। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन आपसे बोलना चाहेंगे कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो और शेयर ना किया हो तो वो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखिए हर शिफ्ट का जो एनालिसिस है यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम का मिलता है। तो आपको बस वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है। क्वेश्चन है कि चाप चारकुट महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। चाप चारकुट अगर उत्सव की बात करें तो यह मुख्यतः मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का एक त्यौहार है। मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह उस अवधि के दौरान आयोजित एक त्यौहार है जब बांस और पेड़ों को काट दिया जाता है, तब इसे झूम में जलाने के लिए उनके सूखने का इंतज़ार किया जाता है। यानी कि जब बांस और पेड़ों को काट के उनको सुखाने के लिए जो इंतज़ार किया जाता है, उस समय चाप चारकुट महोत्सव मनाते हैं। बाकी अगर महीने की बात करें तो झूम कृषि के पूरा होने के बाद हर साल जो होता है मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार आपके 1450 से 1700 ईस्वी में सुवापुई नामक गांव में शुरू होने का अनुमान लगाया गया, और साथ ही साथ क्या था कि 1962 यानी कि 1962 से इस उत्सव को पुनर्जीवित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखना है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका यहाँ पर जो पूछा गया कि आपका साक्षरता जो होता है, साक्षरता दर किस उम्र से तय की जाती है। देखिए साक्षर होता है, साक्षरता दर सबसे अधिक की बात करी जाए केरल की है, सबसे कम करी जाए वो बिहार की है। यही वो साक्षरता दर है जिसके बारे में पूछा गया है कि किस उम्र से की जाती है। तो साक्षरता की बात के अंदर की बात करें तो इसमें जो सामान्य तौर पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु रखी जाती है, यानी जो 7 वर्ष से अधिक
आयु का जो भी मतलब कोई भी होगा, बच्चा होगा या कोई भी, उसको साक्षरता की जब काउंटिंग की जाती है यानी साक्षरता की गणना की जाती है तो वहाँ से कम 7 वर्ष के बच्चे को लिया जाता है। तो 7 वर्ष इससे होता है या उससे अधिक होती है जो समझ सके और पढ़ लिख सके, वो आपका होता है साक्षरता के अंतर्गत आता है। उसके साथ ही बात करें तो इसका साक्षरता का अर्थ ही होता है आपका साक्षर होना, यानी कि पढ़े लिखने की जो क्षमता होती है, जो कि 7 साल के बच्चे तक में काउंट करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका ये था कि रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, यानी कि रक्त का रंग पूछा गया था लाल किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खून में जो होता है बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिसमें कि हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है। तो ये जो ब्लड का रंग रेड होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये था जो भी जितने भी मिल पाए, ज़्यादा क्वेश्चन मिल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट सेंड नहीं करते। जिनका एग्ज़ाम था वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड लाइक द वीडियो, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आपको पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिलेंगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।